हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो रहेगी मेरी एसएससी सीजीएल 2025 की जर्नी के बारे में। तो अभी रिज़ल्ट आया है एसएससी सीजीएल का, और जो मेरे को पोस्ट मिली है वो मिली है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ऑल इंडिया रैंक जो मेरी आई है 539 आई है, और मेरे जो मार्क्स थे वो 349 थे टोटल 390 में से। और कंप्यूटर में मेरे पूरे पासिंग मार्क्स थे, और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ये क्लिप दिखा देता हूँ। तो ये हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये देख सकते हैं आप 488 नंबर पे मेरा नाम है, ये रवि वर्मा। और इधर मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ B15 जो कि है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और ये है ऑल इंडिया रैंक 539 और कैटेगरी है मेरी ओबीसी। और इसके बाद ये मैं दिखाता हूँ, ये आ गई एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, और ये है 2025 के लिए डेटा। तो इसमें मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भरा था, जो कि मैं दे के ही नहीं आया। और उसके बाद ये है सब इंस्पेक्टर सीपीओ, इसका आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स 1, ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही सीपीओ था जो मेरा प्री क्लियर हुआ है अभी। और ये सीएचएसएल का, और आज 10 तारीख है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है मेरा मेंस का, और जो कि मैं नहीं दे के आ रहा। इसका भी स्टेटस दिखाता हूँ आपको। ये नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, इसका भी फर्स्ट अटैम्प्ट है सीएचएसएल का इस बार। और ये सीजीएल 2025 का, इसका फर्स्ट अटैम्प्ट ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट फर्स्ट। तो मैंने जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने एसएससी सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल तीनों फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए हैं प्री। और एक बात ये भी है कि क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, तो मुझे ऐसा था कि मुझे कोई भी जॉब चाहिए, तो मैंने इसमें जेएसओ वाला भी टिक किया था कि जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है कि अगर आपको वो जॉब मिले तो आप लेना चाहोगे। तो मैंने उसमें यस किया था, क्योंकि उसका एक अलग पेपर होता है, जब मेंस होता है उसके साथ ही होता है। तो मैंने जेएसओ वाला भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे 200 में से 115 मार्क्स उसमें आए थे। और जेएसओ की मुझे नहीं पता मतलब स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या वो होते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड वाला थोड़ा सा हाई लेवल आता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह आता है। तो मैंने उसका टेलीग्राम से ही पढ़ा था मेंस होने से पहले पहले जेएसओ का, क्योंकि अगर भर ही दिया था और नाम लिस्ट में आ ही गया, क्योंकि 155 मार्क्स थे मेरे, तो लिस्ट में नाम तो आना ही था। तो नाम आ ही गया तो उसके लिए भी फिर पढ़ना ही था थोड़ा बहुत। तो मैंने जेएसओ के लिए भी थोड़ा बहुत टेलीग्राम से लेक्चर्स लगाए, लेकिन उसको मैंने अपनी प्रेफरेंस जो टॉप 10 प्रेफरेंस है उनमें नहीं भरा था। मतलब टोटल 12 प्रेफरेंस भरी थी, 12 में मैंने जेएसओ को नहीं भरा था। अगर मैं भरता तो मेरे मार्क्स इतने थे कि मुझे आराम से जेएसओ मिल जाता, और उसमें भी जेएसओ वाली रैंक लिस्ट में 10 के अंदर अंदर रैंक आ भी जाती उसमें। तो इस वीडियो में अब मैं आपको अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यही बता दें कितना टाइम लगता है। तो मैं बताऊं तो मुझे जो टाइम लगा ये एग्ज़ाम क्लियर करने में, मैंने तैयारी स्टार्ट कर मतलब ऐसे नहीं कि मैं पहले किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की करता था उसके बाद मैंने सीजीएल की। और मैं आपको सीजीएल में कितना टाइम लगा वो बता रहा हूँ। मैं टोटल टाइम आपको बताता हूँ कि मैंने गवर्नमेंट जॉब का सोच के ही जब तैयारी स्टार्ट करने लगा था, तो मैं लगा था दिसंबर 2024 में। और मेरा जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है जनवरी 2026 में, मतलब लगभग 1 साल और 2 महीने। तो मुझे तो सिर्फ 1 साल और कुछ 1-2 महीने ही लगे हैं तैयारी करने में। तो मैंने तो शायद इतना स्ट्रगल नहीं देखा। तो असली स्ट्रगल तो उनका है जो रिपीटर्स हैं और 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा कुछ लोग तो कर रहे होंगे। तो असली स्ट्रगल तो उनका है। बाकी अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो उसके लिए भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बताता हूँ मेरा शेड्यूल, मैं दिन में कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ता था। और ये मैंने शेड्यूल कब तक फॉलो किया, ये कम से कम मैंने 6 महीने तो लगातार फॉलो किया है, वो भी कब, प्री और मेंस से पहले पहले। तो मैं कोई रिपीटर नहीं हूँ। तो मैंने जो फॉलो किया, मैंने पहली बार में जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा कि मैंने क्या किया है। तो वैसे तो मैंने सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस डाल रखी हैं, जैसे मैथ, जीके, इंग्लिश वगैरह की। फिर भी इस वीडियो में मैं ओवरऑल सब कुछ समराइज़ करके और हर एक इम्पोर्टेंट डिटेल को कवर करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट मैथ के बारे में। तो मुझे क्या लगता है कि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जीके को अगर हम साइड में रख दें तो सबसे ज़्यादा शायद मैथ ही है जिसमें नंबर कटते हैं। रीजनिंग तो सभी से हो जाती है, और इंग्लिश में भी लगभग पोर्शन आ जाता है सभी को, लेकिन मैथ जो ऐसा है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं। और इस चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स थे जो ऐसे कह रहे थे कि मैथ के बारे में बताओ। तो मैथ ही वो सब्जेक्ट था जो मैंने अपनी जब तैयारी स्टार्ट करने लगा सबसे पहले मैथ कवर करना स्टार्ट किया था। और मैंने बता भी रखा है कि मैथ मैंने मल्टीपल सोर्सेज से किया है। तो क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने अपने आप ही तैयारी करनी स्टार्ट की थी। और नाम मतलब कोई
पेड गाइडेंस या पेड कोर्स मैंने नहीं लिया था। तो जैसे जैसे यूट्यूब पे देख देख के या शॉर्ट्स या रील्स में से देख देख के जो मुझे बढ़िया सोर्स लगता, मैं वही ट्राई करने लगता। और अभी भी बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस है नहीं कि किस टीचर से पढ़ना चाहिए, किससे नहीं। लेकिन मैं तो बस अपना बता सकता हूँ कि मैंने कहाँ से क्या क्या पढ़ा है। बाकी सबसे पहले जब मैंने मैथ पढ़ा था वो बैंकिंग में जैसे आता है, सेम टॉपिक्स ही होते हैं। तो बैंकिंग की एक प्लेलिस्ट थी कौशिक सर की, तो मैंने वही कंप्लीट की थी। तो उससे मैंने सारे टॉपिक्स एक बार कवर कर लिए, मुझे ऐसा लगा कि मैंने सिलेबस कर लिया है। तो वो अर्थमेटिक का ही था, सिर्फ एडवांस्ड मैथ नहीं थी उसमें, ठीक है। तो वो करने के बाद मैं जीके पढ़ने लग गया। और जीके के लिए परमार सर बढ़िया हैं, अभी भी बढ़िया हैं, और उनका पहले भी नाम था और अभी भी मैं तो यही कहूँगा कि उनसे आप पढ़ सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे थोड़ा उनसे ज़्यादा समझ आ रहा था। क्योंकि मैंने एक और टीचर से भी, जैसे अड्डा 247 से भी पहले पढ़ के देखा था, एक प्लेलिस्ट थी उनकी यूट्यूब पे फ्री वाली, उससे भी पढ़ के देखा। मुझे नहीं ऐसे मतलब समझ आया, या समझ तो आया लेकिन फ्रूटफुल नहीं लगा, इतना कंटेंट कम था उनका। लेकिन परमार सर वाला कंटेंट बहुत बढ़िया लगा और ऐसे लगा कि हाँ इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे, इसलिए मैंने परमार सर से ही पढ़ना स्टार्ट किया। तो तब मैंने पॉलिटी की थी सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो परमार सर से किया। पॉलिटी के बाद फिर मैंने, क्योंकि वो मुझे बहुत बढ़िया लगी, फिर मैंने हिस्ट्री और उनसे कंप्लीट की। फिर साइंस के तीनों टॉपिक कर लिए और फिर ऐसे करके जो जीके थी मैंने कंप्लीट उनसे पढ़ ली। उसके बाद मैं पढ़ने लगा करंट अफेयर्स का, क्योंकि जब तक मैंने ये पढ़ा था मार्च या अप्रैल हो गया था, और मार्च अप्रैल 2025 तक ये सब जीके का मैंने सब सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और मैथ का भी एक बार कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देने लगा था, क्योंकि मैंने जो पहला गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था वो भरा था मैंने एनटीपीसी का ग्रेजुएट वाला। तो जैसे मैंने ग्रेजुएट वाला फार्म भरा तो उसका जो मेरा एग्ज़ाम था वो जून में आने वाला था। तो मुझे उसके लिए रिवीजन भी चाहिए थी और प्रैक्टिस भी चाहिए थी। तो मैं मॉक टेस्ट लगाने लगा तब की तब, और उस समय मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं मैथ जो है वो भूल रहा हूँ। और वो ऐसे हुआ भी था, क्योंकि मैं मैथ की रिवीजन तो की नहीं, मैंने जैसे बताया आपको पहले ही कि जब मैंने मैथ छोड़ दिया और सिर्फ जीके पढ़ने लगा तो मैं बाकी सब्जेक्ट कोई भी नहीं करता था। और इंग्लिश तो मैंने लास्ट तक जाते जाते प्री से 2-3 महीने पहले ही की थी, क्योंकि एक तो मैं इंग्लिश मीडियम से था इसलिए मुझे लगा कि मैं इंग्लिश कर लूँगा, और दूसरा मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था तो उसमें इंग्लिश तो आती नहीं, रेलवे वाले में इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश अभी नहीं करूँगा, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीके कर लूँगा। तो जब तक जून आने लगा तब तक मैं मल्टीपल टाइम्स वैसे तो रिवीजन हो गई थी, बस जो मेरा टॉपिक वीक रहा था वो रहा था करंट अफेयर्स का। रीजनिंग की मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट देखी थी, वो यूट्यूब से ही देखी थी, अनुभव सर की थी, वही मैंने कोई रील देख रहा था उसमें बताया था कि ये वाली प्लेलिस्ट बढ़िया है, तो मैंने वो फिर कंप्लीट कर दी। लेकिन रीजनिंग का जो असली कंप्लीट जो मैंने किया है सिलेबस वगैरह वो मॉक टेस्ट से ही हुआ है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग के लगाते रहोगे मॉक टेस्ट वगैरह तो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, धीरे धीरे करके अपने आप क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। और रीजनिंग में मेरे मेंस में 90 आउट ऑफ 90 है, प्री में भी मेरे सारे सही थे रीजनिंग में। एक क्वेश्चन गलत था, वो भी आंसर की पता नहीं क्या हुआ, पर लेकिन वो असल में मेरा ही सही था। जो भी है, मतलब रीजनिंग के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसे कोर्स वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मॉक टेस्ट देंगे आप तो उससे हो जाएगी अच्छी खासी तैयारी। फिर मुझे लगा मैथ में वीक हूँ, तो मैथ के मैं मॉक टेस्ट दे रहा था ना, उसमें मैथ की भी थोड़ी थोड़ी रिवीजन हो रही थी, तब मुझे याद आने लगा कि हाँ मैंने ये कंसेप्ट पढ़े हैं। और उस समय मैंने फिर आदित्य रंजन सर की 45 डेज़ वाली सीरीज़ थी वो मैंने देखी थी, ठीक है। उससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ इससे मेरी स्पीड, मतलब मैथ में स्पीड बढ़ रही है। तो फिर मैंने वो कंप्लीट कर ली, और उसके बाद मुझे मतलब ठीक ठाक स्कोर आने लग गया था तब मेरा मैथ में, क्योंकि उसमें मतलब सारे मॉक टेस्ट में कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाता था, 100 नंबरों का होता था एनटीपीसी का। तो और 100 नंबरों में से मेरे पहले तो 60-70 नंबर आए थे, कुछ एक 5-10 मॉक्स ही थे जिसमें मेरे इतने स्कोर आए। उसके बाद तो हमेशा स्कोर मेरा 70 से 80 ऐसे रहता था, और कभी कभी मेरा 80 और 90 तक भी पहुंच जाता था। तो जो मेरी प्रैक्टिस हो गई थी उस समय वो क्यों हुई, क्योंकि मैं रिवीजन सुबह उठ के डेली रिवाइज़ क्या करता था, जीके रिवाइज़ करता था बस, क्योंकि नंबर मेरे जीके में कटते थे और वो भी करंट अफेयर में कटते थे। मैथ और रीजनिंग तो एनटीपीसी वाले एग्ज़ाम के जो मॉक टेस्ट थे उनमें हो जाती थी, नंबर मेरे जीके में कटते थे और मैं जीके ही पढ़ता था, और उसमें एक करंट अफेयर में भी नंबर कटते थे, क्योंकि करंट अफेयर मैंने पढ़े ही नहीं थे। 2 महीने बचे थे मेरे पास एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके अंदर अंदर मैंने पिछले जनवरी से लेके और अप्रैल तक के करंट अफेयर्स किए थे। अप्रैल तक के किए थे, मई के नहीं किए थे। और एग्ज़ाम में मेरे मई के करंट अफेयर्स भी आ गए थे 3-4 क्वेश्चन, जो मुझे आते नहीं थे वैसे भी, और गलत भी हो गए थे।
इसीलिए मेरा एनटीपीसी फर्स्ट टाइम में क्लियर भी नहीं हुआ। और चंडीगढ़ जोन भरा था मैंने, और चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ तो वैसे ही बहुत आई जाती है, ठीक है। तो मेरा ये फर्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम था जो एनटीपीसी का था, क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मतलब मेरा जून के लास्ट में था ये एग्ज़ाम, तो जुलाई से मैंने स्टार्ट कर दी थी कि इंग्लिश की लिए प्रिपरेशन करना, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम शेड्यूल था वो तो सीजीएल का ही था। सीजीएल का प्री एग्ज़ाम आगे शेड्यूल था, और उसके लिए मैं जो है इंग्लिश पढ़ने लग गया था। और इंग्लिश के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा, इंग्लिश के लिए मैं बताता हूँ। मैंने पहले भी यही बताया कि एडिटोरियल्स मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किए थे, और मैं फिर वही एडिटोरियल्स ही पढ़ने लगा था इंग्लिश के, क्योंकि वोकैब जो है एडिटोरियल्स में बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती है। क्योंकि मैम ने सही तरह वो समझा रखी हैं कि अगर आप बार बार सुनोगे ना वो वर्ड तो आपको याद रहने लग जाएंगे। और ये सच बात भी है कि बार बार अगर आप एडिटोरियल्स लगाओगे तो उसमें से आपको वर्ड अपने आप ही ऐसे, क्योंकि मैम क्या कराते हैं, एक वर्ड लिखवा के उसके 10 15 20 ऐसे साइनोनियम्स कराते हैं। तो जैसे एक वर्ड बताया तो उसके अगला साइनोनियम अपने आप ही पता चल जाते हैं कि ये इसका ही है। जैसे वेल्दी, ओप्यूलेंस, ऐसे मैग्निफिसेंट, ऐसे करके कुछ वर्ड्स मतलब सेम थीम के या सेम मिलता जुलता जिनका मीनिंग है, इस तरह मैम एक साथ वर्ड कराते थे। तो ज़्यादातर जब वो वर्ड आता था तो ऐसे पता चल जाता था। और बाकी इंग्लिश में ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाती है, वोकैबलरी में तो खासकर हो जाती है ऑप्शन एलिमिनेशन, तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इंग्लिश के लिए मैंने वो की है, ठीक है। और साथ में निमिषा मैम के ही इंग्लिश ग्रामर के जो 120 रूल्स हैं वो पढ़े। बाकी ठीक मेरी इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था तो वैसे भी थोड़ी वो ठीक ठाक थी। अगर ग्रामर मैं ना भी करता तो मेरे 5 में से 3 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि 12th के बाद इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ी थी तो इंग्लिश पढ़नी भी ज़रूरी थी, तो 120 रूल्स जो मैंने एक बार कर लिए थे उनके मैंने नोट्स बनाए थे। तो जीके जैसे मैंने की ना, जीके के भी मैं नोट्स बनाता था और इंग्लिश के 120 रूल्स के भी मैंने नोट्स बनाए। और ये नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल है, मतलब बहुत हेल्प करता है ये, क्योंकि एक बार अपन लिखते हैं, जैसे ये एक पेज है, मैंने इस साइड क्या लिखा है मुझे पता है, फिर आगे इसकी दूसरी साइड क्या लिखा है, और ऊपर मैं डालता था पेज नंबर की, ये पेज नंबर 1 है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, 30 40 जैसे ही पहुँचता। तो जैसे मैं कुछ भी मतलब रिवाइज़ करने लगता ना तो मुझे ऐसे पता होता था कि अगले पेज पे क्या आने वाला है, ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया रहता था, क्योंकि मैंने खुद हाथ से लिखी हैं। जैसे अगर आप हाथ से कुछ भी लिखोगे तो आपको पता होगा कि आगे क्या आने वाला है या क्या आपने लिखा है। इस तरह से नोट्स बनाने के बहुत फ़ायदे हैं। और जब फिर मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वो पूरे कर लिए। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं शुरू हो गया मॉक टेस्ट लगाने सीजीएल के। और उस टाइम मेरा जो स्कोर आता था 110-20 बस इतना ही आता था, और इस स्कोर को मैंने इम्प्रूव किया था 160 तक, कि मेरा 160 तक स्कोर आने लग गया था उस टाइम। और फिर वो एडिक्विटी और टीसीएस का ऐसे वो हो गया कि अब एडिक्विटी लेगी, टीसीएस लेगी। हालांकि मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया था कि कौन एग्ज़ाम ले रही है, कौन पहले कैसा आता था, अब क्या अलग हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं तो अपनी तरफ से जैसे मेरे से पढ़ा गया मैं वैसे पढ़ाई कर रहा था, तो ठीक है। उसके बाद एडिक्विटी ने अपना फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किया सिलेक्शन पोस्ट का, और तब पता चला कि ऐसे ऐसे पैटर्न चेंज हुआ है और कुछ ये नए टॉपिक्स जुड़े हैं और कुछ ऐसे पुराने, फिर नए मॉक टेस्ट आने लग गए। तो उस समय जब मैंने अपना स्कोर इंप्रूव किया था 160-70 तक, वो फिर मेरा स्कोर चला गया सीधा 120-130 तक। फिर ऐसे सभी का स्कोर ऐसे डाउन गया था। तो हालांकि पहले 160-70 स्कोर करके बाद में अब हर एक मॉक टेस्ट में 120-30 ऐसे स्कोर आ रहा था, तो ऐसे डिमोटिवेशन सी आ रही थी। लेकिन फिर भी परसेंटाइल जब देखते थे तो परसेंटाइल 90, 95 और 98 बस इनके बीच में ही होती रहती थी। तो 90 से ऊपर परसेंटाइल आती थी, फिर ऐसे सोचते थे कि ठीक है परसेंटाइल तो बढ़िया है। तो ज़्यादातर तो टेक्स्ट बुक पे ही मॉक लगाता था मैं, और क्योंकि सब्सक्रिप्शन मैंने अपने दोस्त से उधार ले रखा था, मतलब दोस्त के पास सब्सक्रिप्शन था, वो मेरे वाले में भी चलता था उसके वाले में भी, तो मैं उस पर ही मॉक टेस्ट लगाता था। और ओलिव बोर्ड पे कभी कभी लाइव मॉक आते थे तो मैं लाइव मॉक ओलिव बोर्ड पे लगा देता था। तो ऐसे कह रहा हूँ कि इस तरह मल्टीपल रिवीजन हो जाती थी। और बीच में मेरा एक हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम आ गया था, तो उस समय मुझे बाकी चीज़ें छोड़ के हरियाणा जीके भी मतलब पढ़ने लगा था। तो ये 1 महीने फिर मैंने हरियाणा जीके भी पढ़ी थी बीच में, अगस्त में, शायद अगस्त में ही था वो एग्ज़ाम, अगस्त या सितंबर ऐसा ही कुछ था। तो 1 महीने मैंने हरियाणा जीके भी पढ़ी थी। एग्ज़ाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले तो हरियाणा जीके पर भी फोकस किया, और हिंदी, क्योंकि उसमें हरियाणा सीईटी में हिंदी भी आती है, तो ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने लगा था। उस समय एक बार सीजीएल मैंने छोड़ दिया, सीजीएल की तैयारी छोड़ दी थी, क्योंकि वो फिर एग्ज़ाम पहले आ गया था ना सीईटी का, इसलिए। तो उस समय भी मैं सुबह सुबह जो रिवीजन करता था 1-2 घंटे, वो जीके की ही करता था, ठीक है, जीके का। और मैंने बता ही रखा है कि मैं जीके की रिवीजन कैसे करता था, कि मैं नोट्स तो बना ही रखे थे,
नोट्स उठा लेता सुबह सुबह और एक एक करके, मतलब जितने पेजेस एक दिन में होते हैं, 2 घंटे में या 1.5 घंटे में जितना मैं पढ़ता सुबह सुबह उतने पढ़ता मैं, और फिर अगले दिन वहीं से आगे कंटिन्यू करता। फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके अगला सब्जेक्ट, फिर अगला सब्जेक्ट, मतलब अगर जो सब्जेक्ट मैं भूलने लगता फिर मैं वो उठा लेता कि एक सब्जेक्ट पूरा होते ही अगर मैं ये सब्जेक्ट भूल रहा हूँ, जैसे जियोग्राफी भूल रहा हूँ, तो मैं जियोग्राफी के नोट्स उठा लेता, 1 से लेकर 30-40 जितने भी पेज हैं, दिन में 10 पेज या 15 पेज ऐसे पढ़ता सुबह सुबह। तो ये मेरी रिवीजन हो जाती। और मॉक टेस्ट का मैं टाइम फिक्स कर रखा था। मॉक टेस्ट मैं लगाता था 4 बजे, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक प्री के मॉक टेस्ट, जब प्री नहीं हुआ था उस टाइम तो प्री के मॉक टेस्ट लगाता, और जब प्री का क्लियर हो गया फिर मेंस के मॉक टेस्ट लगाने लगा। तो मेंस शायद 2.5 घंटे का या 2.25 घंटे का होता है, तो वो भी मैं 4 बजे से लेके 6 बजे तक या 6:15 बजे तक ऐसे मेंस के मॉक टेस्ट लगाता था। वैसे 2 घंटे में ही हो जाता था, क्योंकि टाइम तो मैथ्स और रीजनिंग में ही लगता था पूरा पूरा जितना होता था उनका। इंग्लिश और जीके वाले टाइम तो बच जाता था, तो वो पहले ही सबमिट कर देते थे। और कंप्यूटर की अगर बात करें तो मैं वैसे तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस से ग्रेजुएट हूँ, बीसीए की हुई है मेरी, और इसलिए मैंने ज़्यादा कंप्यूटर पे फोकस नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कंप्यूटर में एक स्कोर कर लूँगा, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर पढ़ने की। लेकिन इस बार तो कंप्यूटर ने सारा गेम ही पलट दिया था मेंस में। फिर भी पूरे मीन्स पासिंग मार्क्स मेरे आ गए कि नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई हूँ, इतने तो आ गए थे। उसके लिए भी मैंने कंप्यूटर अलग से पढ़ा था कि कंप्यूटर के मैंने जैसे मैथ्स मेनिया का चैनल हो गया, उस पर उनके टेलीग्राम चैनल पे थी एक पीडीएफ, वो मैंने पढ़ ली थी कंप्यूटर की। और एक और चैनल था शायद, मुझे याद नहीं है, कि उनकी भी एक पीडीएफ थी कंप्यूटर की, वो पढ़ी थी। फिर मेंस के लिए जो मैंने पढ़ा, पहले क्विंग एक चैनल है, उनके इंग्लिश के लेक्चर्स लगाए थे मेंस के लिए, वो भी फ्री यूट्यूब पे पढ़े थे, वो वाले लेक्चर्स लगाए। परफेक्शन की क्लासेस भी मैंने टेलीग्राम से कुछ एक लगाई थी, ऐसे नहीं परफेक्शन बैच मैंने ख़रीदा हो, या परफेक्शन की मैंने शायद 10-15 क्लासेस तो लगाई होंगी। तो ये सब था मैंने जो इंग्लिश के लिए किया। कंप्यूटर का भी मैंने आपको बता दिया है। मैथ्स का मेंस के लिए मैंने फिर अलग से एक बुतेज सर की वो क्विक रिवीजन बैच था, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैथ्स में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, कि क्वेश्चंस मैं भूल रहा हूँ या कंसेप्ट्स भूल रहा हूँ। तो क्विक रिवीजन बैच करके था बुतेज सर का, तो मैंने फिर वो बैच लगाया, यूट्यूब पे ही फ्री पढ़ा है। मुझे वो कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, मैं सोच रहा था कि ये कर लूँगा मैं जल्दी कंप्लीट, जब तक मेंस होएगा तब तक मेरी मैथ्स में अच्छी पकड़ बन जाएगी। लेकिन वो बैच मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी मैंने 5-10 क्लास पता नहीं कितनी लगाई थी, सारी वीडियोस नहीं लगाई, कुछ एक चैप्टर्स ही लगाए थे। और उसके बाद मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ थी बुतेश सर की एक, वो मैंने करी थी पूरी, रीजनिंग की नहीं, ओनली मैथ्स की करी थी। और मैथ्स ग्राइंड सीरीज़ थी एक मैथ्स मेनिया चैनल की, वो करी थी। तो इनसे मैंने मैथ्स पढ़ा, और इंग्लिश का भी मैंने बता दिया है। तो ये सब करके मैं, हाँ रीजनिंग उसका बताना भूल गया मैं, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर वैसे तो परमार सर भी अच्छे कराते हैं, लेकिन मुझे जब पहले जब मैं करंट अफेयर पढ़ने लगा ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि परमार सर मतलब इतना ज़्यादा उनका कंटेंट नहीं है करंट अफेयर में, उतना ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं कराते। और उसी बीच मुझे अपने मेरे एक दोस्त ने बताया था कि परचम क्लासेस का एक चैनल है, वो बढ़िया कराते हैं करंट अफेयर्स, आप उनसे करो। मतलब वैसे तो डेली के लेक्चर्स उसने सजेस्ट किए थे, पर मैंने डेली लेक्चर्स नहीं लगाए, मंथली लेक्चर्स लगाए थे परचम क्लासेस के। तो उनके डेली लेक्चर्स तो लगाए नहीं, फिर मंथली वाले लगाए और उनके नोट्स बनाए एक अलग नोटबुक पे, जनवरी से लेके। और ये 2025 तो मैंने कंप्लीट परचम क्लासेस से पूरा कर लिया था। जनवरी और दिसंबर का मैंने डेली वाले लगाए थे, डेली वाले भी लगाए थे और मंथली भी लगाया था परचम का। परचम के डेली नहीं लगाए, डेली वाले मैंने उत्कर्ष क्लासेस के लगाए थे, कुमार गौरव सर के। तो उनसे मैंने वो डेली वाले करंट अफेयर किए, और लास्ट में जब महीना पूरा हुआ परचम से मंथली वाले करके और वो बना दिया। तो ऐसे करके मेरी करंट अफेयर्स की तैयारी होगी। करंट अफेयर्स की तैयारी, और ऐसे रीजनिंग का मैंने पहले ही बताया कि मेंस के मॉक टेस्ट लगाने, प्री होते ही मैं मेंस के मॉक टेस्ट लगाने लग गया था, क्योंकि और नया कुछ पढ़ने का तो वो था नहीं। और ज़्यादा मैंने तब इंग्लिश पे फोकस किया था, क्योंकि प्री में ना जीके बहुतों की आ गई थी, क्योंकि एडिक्विटी ने लिया था, वो इतनी हार्ड जीके पूछी थी कि कुछ स्कोर बन ही नहीं रहा था। मतलब कोई टीचर ऐसे इतना हार्ड कोई तैयारी नहीं कराता, ऐसे मुझे लगा, और इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं क्या जीके नहीं पढ़ूंगा, और इंग्लिश तो इंप्रूव हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश में स्कोर बूस्ट करते हैं। ऐसे इंग्लिश में मेरे 40 मार्क्स आए थे, और जीके में सिर्फ 23 मार्क्स आए थे मेरे प्री में। तो मैंने सोचा ये इंग्लिश को ही और इम्प्रूव करते हैं, तो इंग्लिश ही मैंने ज़्यादा पढ़ी है। और मैंने वैसे पहले भी बताया था कि इंग्लिश के लिए वोकेबलरी के लिए मैंने एडिटोरियल के अलावा चैट जीपीटी और जेमिनी से भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, और वो मेरे को बहुत फ़ायदा किया है।
क्योंकि देखो मैंने जेमिनी से जैसे वर्ड पढ़े ना, तो वही वर्ड अगर आगे आके एडिटोरियल में मैम कराते थे तो मुझे ऐसे याद आ जाता था कि हाँ ये वर्ड मैंने वहाँ पे भी पढ़ा है फुल डिटेल में, और यही वर्ड मैम करा रहे हैं, तो वो उससे और भी ज़्यादा पकड़ स्ट्रॉन्ग बनती थी। कि वैसे जैसे मैम बताती है ना एडिटोरियल में, पहले वर्ड लिख देते थे, उसके आगे प्रोनाउंसिएशन उसकी, उसके नीचे उसका हिंदी में मीनिंग और इंग्लिश में मीनिंग और उसके एग्जांपल और साइनोनियम एंटोनियम, ये सेम प्रॉम्प्ट बना के मैंने चैट जीपीटी में भी डाला था और जेमिनी में डाला। चैट जीपीटी से कम फ़ायदा मिला, जेमिनी का ज़्यादा मिला। जेमिनी में फिर मैंने उससे अराउंड 1000 वर्ड्स थे जो मैंने कवर किए थे, और ज़्यादातर मैंने उसको यही कहा था कि वही वर्ड्स देना जो ज़्यादा रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। ऐसे करके मेरी इंग्लिश की तैयारी हो गई, वोकेबलरी पे अच्छी पकड़ बन गई। और इंग्लिश में फिर मैं उनके सेक्शनल मॉक लगाने लग गया था मेंस के, तो इंग्लिश में मेरा स्कोर अच्छा आता था सेक्शनल मॉक्स में भी। ऐसे ही मेरा फिर मेंस में जो मैंने दिया उसमें मेरा बढ़िया स्कोर है, 131 स्कोर है। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का था, वो भी मैंने ऐसे हड़बड़ाहट में और जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। बहुत सारे बच्चों का वो सही है। और एक ये बात है कि जब CGL प्री हो गया तो CHSL और CPO का प्री उसके बाद था, तो उनके लिए प्रिपेयर करता था ना मैं। मतलब वैसे तो सेम ही होता है सब कुछ, लेकिन उनके लिए प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि जब वो एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे एक हफ़्ते पहले मैं पूरी जीके की रिवीजन कर डालता था। एक हफ़्ते के अंदर अंदर सारी जीके रिवाइज़ करता था, और उसके एक आधे महीने बाद ही CPO का एग्ज़ाम हुआ था, CHSL के प्री, तो वैसे ही मैंने उसके लिए किया। तो ये हुआ कि मेरी रिवीजन जो है 3-4 बार अच्छे से हो गई थी जीके की, ठीक है। तो इसी का फ़ायदा मुझे फिर मेंस में मिला है कि 55, मतलब मेरा 55 आउट ऑफ 75 स्कोर है। और क्योंकि मैंने ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया जीके में, तुक्के नहीं मारे मैंने। और अगर मैं ट्राई करता तो, क्योंकि जब ऐसे तो होता ही है, जब हम अपना एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे सोचते हैं कि ये वाला ऑप्शन लगा दूँ, ये वाला लगा दूँ, और ऐसे ही मैं सोच रहा था वहाँ पे। फिर मैंने रिस्क तो नहीं लिया, लेकिन बाद में वापस आके अगर चेक कर रहा ना तो ऐसे थोड़ा वो भी हुआ कि हाँ ये लगा देता तो ये सही हो जाता। ऐसे ही थे मेरे ज़्यादातर, तो मेरा मतलब स्कोर और इम्प्रूव हो सकता था। बस मैथ्स में है कि मैथ्स में स्कोर थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए था मैंने, कि जो नहीं हुआ मेरे से। 69 मार्क्स, ये मतलब 73 मार्क्स होंगे वैसे तो। 73 मार्क्स इतना अच्छा स्कोर नहीं है 90 में से मैथ्स का। रीजनिंग का कोई मुझे वो नहीं है कि 90 में से 90 है, बहुत बढ़िया है। रीजनिंग की जितनी तैयारी की थी उतना ही आया। इंग्लिश का बहुत अच्छा लगा मुझे कि इंग्लिश की मैंने जितना उसको ज़्यादा फोकस दिया था ना प्री के बाद, उतना ही मेरे को फ्रूटफुल उसका रहा रिजल्ट। सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, 131 एक बहुत अच्छा स्कोर लगा मुझे इंग्लिश में। जीके में भी ठीक स्कोर है। कंप्यूटर का, हाँ कंप्यूटर क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी थी इतनी ज़्यादा, तो मेरा स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मैंने BCA कर रखी थी तो उसकी वजह से ऐसे हुआ कि मेरा क्लियर तो हो ही गया कंप्यूटर। यही चीज़ है सिर्फ लक बेसिस की, कि अगर कंप्यूटर जिनका लक साथ नहीं दिया उनका कंप्यूटर में मार्क्स नहीं आए, और हम कुछ कर भी नहीं सकते उनके लिए। और उनके लिए तो डीपली मतलब बुरा लगता ही है कि इतने मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोरर्स रहे हैं जिनका कंप्यूटर की वजह से रह गया, वरना होना तो उनका भी चाहिए था। बाकी जिनका हो गया है, मतलब वो ये बात नकार नहीं सकते कि कंप्यूटर उनका लक बेसिस पे ही पास हुआ है। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि कंप्यूटर जिनका भी पास हुआ है लक बेस्ड ही था ये कंप्यूटर, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो सबको मेहनत के ही मिले हैं अपने। बाकी जीके में थोड़ा बहुत लक तो होता ही है। बाकी ठीक स्कोर रहा है 349 फर्स्ट अटैम्प्ट में। एक बहुत मतलब बुरा स्कोर नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर से भी बात की है। अभिषेक ओझा सर से मैंने वो पोस्ट प्रेफरेंस रिगार्डिंग वीडियोस या काउंसलिंग ली थी, तो उन्होंने बताया था कि फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से आपका बहुत अच्छा स्कोर है, और आप बहुत मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी आपकी, आप बहुत बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। क्योंकि मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही जने हैं, मैं है, मेरा भाई है छोटा और मेरी मम्मी है, मेरे पापा नहीं है। और क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझे मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए, तो वो उसका तो सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में PO पहले ही हो गया, और अब उसके 1-2 महीने बाद मेरा रिज़ल्ट आया है, मतलब CGL का, और मेरा भी हो गया। तो हमें तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है ही। और जिन बच्चों का क्लियर हो गया है ये वाला एग्ज़ाम, उनके लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए ये टाइम ऐसे नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। अगर जिनके पास अटैम्प्ट्स बाकी हैं वो तो ज़रूर मतलब अच्छे से रिवाइज़ और प्रिपेयर कर सकते हैं। जो गलतियां मैंने की उनसे सीख सकते हैं, और जो मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे हैं जो अच्छी तरह बताते हैं कि कैसे कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। बाकी मेरी तो यही कोशिश रही कि मैंने जितना हो सके उतना अच्छी तरह अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया है। जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया उन्हें तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटैम्प्ट में हुआ है उन्हें
हमसे भी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि असली मेहनत तो उन्होंने ही किया है। हम तो फर्स्ट टाइम आके फर्स्ट टाइम में निकल गए, लेकिन जो सेकंड थर्ड टाइम ऐसे करके लगते हैं उन्हें असली स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, और उन्हें असली कॉन्ग्रेचुलेशंस के हकदार तो वही हैं। बाकी थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, शायद बहुत लंबी होगी, और थैंक यू और बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।